नमस्कार। पिछले 10 सालों में इंडियन पॉलिटिक्स में एक नाम बहुत जोरों से गूंजा है। एक ऐसा नाम जिसने इलेक्शन कैंपेन करने का तरीका ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की। वो स्ट्रैटेजिस्ट जो पर्दे के पीछे रहकर पूरा का पूरा खेल पलट देने का दम रखते हैं। तो चलिए आज उनकी इस दिलचस्प कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, इतिहास में ऐसे कई किस्से हैं जहां सलाहकार अपने लीडर से भी बड़ा, उससे भी ज्यादा पावरफुल दिखने लगता है। और प्रशांत किशोर की कहानी का बिल्कुल यही सेंट्रल पॉइंट है। एक ऐसा इंसान जो कई बार उन नेताओं पर भी हावी होता दिखता है जिनके लिए वो काम कर रहा है। तो ये कहानी सिर्फ एक एडवाइजर की नहीं है, बल्कि उस पावर की है, उस ताकत की जो ये डिसाइड करती है कि सलाह दी किसे जाएगी। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहां से हुआ, एक किंग मेकर का उदय। देखिए, प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स में एंट्री कोई टिपिकल पॉलिटिशियन वाली नहीं थी। वो तो यूनाइटेड नेशंस में एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट थे, दुनिया भर की हेल्थ प्रॉब्लम सुलझा रहे थे। और फिर अचानक उन्होंने सीधे इंडिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल अखाड़े में छलांग लगा दी। और इसकी शुरुआत हुई एक रिसर्च पेपर से। सोचिए, प्रशांत किशोर उस वक्त अफ्रीका में काम कर रहे थे और उन्होंने गुजरात पर एक पेपर लिखा। और उस पेपर में एक बड़ी चौंकाने वाली बात निकली कि भाई, गुजरात की जीडीपी तो रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है, लेकिन जमीन पर हालत यह है कि भुखमरी की दर देश में सबसे ज्यादा है। अब ये तो एक तरह से गुजरात सरकार की सीधी सीधी आलोचना थी, है ना? लेकिन जब ये पेपर उस वक्त के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास पहुंचा तो उन्होंने इसे इग्नोर नहीं किया, बल्कि उन्होंने प्रशांत को 2011 में गुजरात बुलाया और कहा कि आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। और बस यहीं से नींव पड़ी प्रशांत किशोर के पहले और शायद सबसे बड़े पॉलिटिकल कैंपेन की। एक ऐसा कैंपेन जिसने इंडिया में इलेक्शन लड़ने का तरीका ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी, हम बात कर रहे हैं मोदी लहर की रचना की। तो देखिए, ये सफर कितनी तेजी से आगे बढ़ा। 2011 में मोदी से मिले। 2012 में जब अमित शाह कुछ कानूनी वजहों से गुजरात से बाहर थे, मोदी जी ने विधानसभा चुनाव की पूरी कमान प्रशांत को सौंप दी। प्रशांत ने मोदी को विकास पुरुष की इमेज दी और बीजेपी को एक जबरदस्त जीत दिलाई। और बस इसी जीत के फौरन बाद 2014 के नेशनल इलेक्शंस का स्टेज सेट हो गया था। और पीके ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई वो इंडियन पॉलिटिक्स ने पहले कभी देखी ही नहीं थी। मतलब हर चीज डेटा पर बेस्ड। फिर वो 3D होलोग्राम वाली रैलियां याद हैं, जहां मोदी जी एक ही टाइम पर सैकड़ों जगह लाइव दिखते थे। सोशल मीडिया का तो ऐसा इस्तेमाल हुआ कि पूछिए मत। और जमीन पर लोगों से कनेक्ट करने के लिए चाय पे चर्चा जैसा ब्रिलियंट कैंपेन, ऊपर से अच्छे दिन आने वाले हैं जैसे नारे, इन सब ने मिलकर मोदी को घर घर पहुंचा दिया। यह सच में एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन जैसा था। लेकिन इस जबरदस्त जीत के बाद कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। प्रशांत को लगा था कि अब उन्हें दिल्ली में कोई बड़ा रोल मिलेगा, लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं और खासकर अमित शाह को उनका ये बढ़ता हुआ कद कुछ खास पसंद नहीं आया। धीरे धीरे उन्हें साइडलाइन कर दिया गया और यहीं से शुरू हुई एक प्रोफेशनल राइवलरी जो हमें आने वाले कई इलेक्शंस में बार बार देखने को मिली। तो बीजेपी से रास्ते अलग होने के बाद प्रशांत किशोर ने क्या किया? उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई, IPAC, यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमिटी। अब वो एक रणनीतिकार फॉर हायर बन चुके थे। मतलब कोई भी पार्टी उन्हें हायर कर सकती थी, यहां तक कि बीजेपी के सबसे बड़े दुश्मन भी। और उनका रिपोर्ट कार्ड देखिए, काफी इंप्रेसिव रहा। 2015 में बिहार में JDU-RJD महागठबंधन को बीजेपी के खिलाफ एक लगभग नामुमकिन सी जीत दिलवा दी। फिर 2019 में आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी, 2020 में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और 2021 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी। एक के बाद एक सफल कैंपेन। हाँ, लेकिन इस बीच 2017 में एक बड़ा झटका भी लगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ काम किया और वो उनकी पहली बड़ी हार थी। अब आते हैं 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव पर। ये इलेक्शन प्रशांत के लिए एक पर्सनल बैटल जैसा बन गया था। क्यों? क्योंकि सामने थे उनके पुराने साथी नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और उनकी पूरी की पूरी मशीनरी बंगाल जीतने पर तुरी हुई थी। इलेक्शन से कुछ महीने पहले प्रशांत ने एक बहुत बड़ा पब्लिक में एक दावा कर दिया। उन्होंने ट्वीट किया और क्या कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी डबल डिजिट क्रॉस करने के लिए स्ट्रगल करेगी, मतलब 100 सीटें भी पार नहीं कर पाएगी। और साथ में ये भी कह दिया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो ये काम हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। सोचिए कितना बड़ा दांव था ये। उनकी पूरी की पूरी रेपुटेशन लाइन पर लगी हुई थी। और फिर आया रिजल्ट। नतीजा क्या रहा? 77। बीजेपी 294 में से सिर्फ 77 सीटें जीत पाई। प्रशांत की भविष्यवाणी पत्थर की लकीर साबित हुई।
और इस एक जीत ने उन्हें एक बार फिर इलेक्शन स्ट्रैटेजी का बेताज बादशाह साबित कर दिया। लेकिन एक मिनट, उनकी यूपी वाली हार को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं वो कहते हैं कि भाई पीके का मैजिक तभी चलता है जब सामने कोई स्ट्रॉन्ग पॉपुलर फेस हो, जैसे मोदी, ममता या केजरीवाल। जहां पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन ही कमजोर हो वहां उनकी स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है। और सच तो यह है कि प्रशांत ने खुद भी ये बात मानी थी कि उन्होंने कांग्रेस की अंदर की प्रॉब्लम्स को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। तो इतने सारे उतार चढ़ाव देखने के बाद अब प्रशांत किशोर एक बिल्कुल नए और शायद अपने सबसे मुश्किल सफर पर निकले हैं, जन स्वराज का प्रयोग। अब वो अपने होम स्टेट बिहार में सलाहकार का चोला उतारकर खुद पॉलिटिक्स के मैदान में उतर रहे हैं। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या किंग मेकर अब खुद किंग बनेगा? वो इंसान जो अब तक पर्दे के पीछे से दूसरों को राजा बनाता आया है, क्या अब वो खुद सिंहासन पर बैठना चाहता है? जन स्वराज के जरिए उनका मिशन एकदम क्लियर है, बिहार की पॉलिटिक्स को जड़ से बदल देना। वो हजारों किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से सीधे मिल रहे हैं और लगातार एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार, इन बेसिक मुद्दों को उठा रहे हैं। वो लोगों से कह रहे हैं कि भाई जाति की राजनीति से ऊपर उठो और डेवलपमेंट के लिए वोट करो। और हाँ, ऐलान भी कर दिया है कि उनकी नई पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और वो बिहार के दोनों बड़े नेताओं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर सीधे सीधे तीखे हमले कर रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए कहते हैं कि वो शारीरिक रूप से थक चुके हैं और मानसिक रूप से रिटायर हो गए हैं, उनका जमीन से कनेक्शन टूट गया है। और तेजस्वी यादव, उनके लिए कहते हैं कि उनकी एकमात्र क्वालिफिकेशन ये है कि वो लालू यादव के बेटे हैं। वो खुद को इन दोनों के सामने एक नए, एक बेहतर ऑप्शन के तौर पर पेश कर रहे हैं। तो आखिर में सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है, क्या किंग मेकर किंग बन पाएगा? प्रशांत किशोर जो चुनावी हवा का रुख मोड़ने के उस्ताद माने जाते हैं, क्या वो बिहार की इस मुश्किल पॉलिटिक्स में अपनी जगह बना पाएंगे? क्या एक स्ट्रैटेजिस्ट का सफर उसे सत्ता के टॉप तक ले जा सकता है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।